रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ई-लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं जनाब चाहरुल मज़हबुल मारुत मताला 1 और आज की सबक का unवान है सबक नंबर 8 बेशकीमत अनाज। तो आज की सबक में हम अनाज कितना बेशकीमती है इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। वो बच्चे जो खाना खाने के लिए अपने माँ बाप को मना करते हैं कि मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है, और दूसरी चीज़ें खाते हैं, तो उनको आज के सबक से समझ में आ जाएगा कि खाना जो हमारे पेट में आता है, हमारी रिकाबी में आता है, वो कितनी मेहनत के बाद हमारे पास आता है। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 8 बेशकीमत अनाज। अब यहाँ पर तस्वीर में दिखाया जा रहा है एक लड़की और एक लड़का बैठे हैं। लड़के का नाम है आमिर और लड़की का नाम है नाहिद। नाहिद और आमिर दोनों भाई बहन हैं। दोनों को बाजरे की रोटी और मक्खन बेहद पसंद है। आजकल के बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें पसंद रहती हैं, लेकिन इन बच्चों को देखिए बाजरे की रोटी और मक्खन पसंद है। मक्खन के अलावा इनकी अम्मी उन्हें रोटी के साथ साथ खाने के लिए दूसरी कई चीज़ें देती है, वो भी इन्हें पसंद है। यानी माँ जो भी चीज़ें देती है, ये सब चीज़ें इन दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छी बात है, वरना माँ बाप अपने बच्चों को जो देते हैं वो बच्चे खाना नहीं चाहते, बल्कि जो बाज़ार से मिलता है बाहर की चीज़ें, चाइनीज़, भेल वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें खाने पसंद। लेकिन ये बच्चे कितने अच्छे हैं कि माँ इन्हें जो खाने के लिए देती है वो सब ये खाते हैं। बताइए तो भला अम्मी नाहिद और आमिर को रोटी के साथ खाने के लिए कौन कौन सी अशिया बनाकर देती होंगी? तो आपको ये बताना है, सोचना है, और वो किस चीज़ से बनती है। तो सिर्फ रोटी तो ये लोग नहीं खा रहे। आप जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं कि रोटी के साथ इनके सामने भाजी, तरकारी वगैरह की चीज़ें, दूसरी चीज़ें भी रखी है, अचार वगैरह भी रखा है। तो ये सब कौन कौन सी अशिया बनाकर उसकी अम्मी देती है और वो किससे बनती है? तो सिर्फ रोटी की सिर्फ नहीं देती, बल्कि उसके साथ और भी चीज़ें उनको बना के देती है। नाहिद और आमिर के घर दूसरी अनगिनत ग़िज़ाई अशिया होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाहिद और आमिर के घर में इनके अलावा भी बहुत सारी ग़िज़ाई अशिया है। ये अशिया घर तक कहाँ से आती है? तो सिर्फ नाहिद और आमिर की नहीं, हमारे घर में भी खाने पीने की बहुत सारी अशिया रहती है जो हम लोग महीना पर स्टॉक करके रखते हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, दालें, गन्ना, करौंदे, जामुन, बेर, शहद, खारे पानी की मछलियाँ और नमक, मीठे पानी की मछलियाँ, सिंगाड़े, मखाने, फल, सब्जी, तरकारी, गोश्त, अंडे, ये इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर, बेनतिहा चीज़ें यहाँ पर है। ये सब चीज़ें जो है ये हमारे घर तक कैसे आती है और ये कहाँ से आती है? तो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि मछली पकड़ रहा है, मुर्गियाँ पाल रहा है, और गन्ना है, और फलों के जो है दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये सब चीज़ें, ये तस्वीर बता रही है कि ये सब चीज़ें यहाँ से आती है। थोड़ा गौर करेंगे कि मैं यहाँ क्या पूछ रहा हूँ, ये अशिया घर में कहाँ से आती है? गेहूँ, चावल, ज्वार, दालें, गन्ना, करौंदे, जामुन, बेर, शहद, खारे पानी की मछलियाँ और नमक, मीठे पानी की मछलियाँ, सिंगाड़े, मखाने, फल, सब्जी, तरकारी, गोश्त, अंडे, ये सब कहाँ से आते हैं? तो चलिए हम मालूम करते हैं। नाहिद और आमिर खाने के लिए बैठते हैं तो खाना देते हुए अम्मी हमेशा कहती है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लो, खाना ज़ाय मत करो। ये मैं भी अपने घर में कहता हूँ कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लो, जितनी ज़रूरत है उतना ही पकाओ, और खाने की बर्बादी ना करो। क्योंकि मैंने देखा है कि शादी ब्याह में जो है लोग प्लेट प्लेट भर के ले लेते हैं कि हम ये सब खा लेंगे, लेकिन जब उनसे खाना ही नहीं जाता है तो आधी प्लेट में खाना छोड़ के दूसरे की प्लेट पलट के चले आते हैं। तो अगर आप शादी ब्याह में अगर जाएंगे तो जहाँ पर खाने की प्लेटें धोई जाती, वहाँ आप जाकर देखिए कितना सारा खाना वेस्ट पड़ा रहता है। किसी ने आधी प्लेट में खाना छोड़ के गया, किसी ने पाव प्लेट छोड़ के गया। प्लेटें पूरी प्लेट खाना ख़त्म नहीं करते, पूरा ख़त्म करने के बाद उसमें एक दाना बचना नहीं चाहिए, लेकिन लोग हिरिस के मारे, लालच के मारे बहुत सारा ले लेते हैं, और जब उनसे खाया नहीं जाता तो वो खाना ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। अब वो खाना क्या होता है, फिर सब फेंकने में आता है। तो जहाँ बर्तन धुलते वहाँ आप जाकर एक बार नज़र डालना। जब भी आप दावत में जाएंगे तो जहाँ बर्तन धोए जा रहे हैं वहाँ जाकर एक बार देख लेना, कम से कम 20-25 लोगों का खाना आपको कचरे में पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये खाना ज़ाय करना एक तरह का गुनाह भी है। तो यहाँ पर जो है नाहिद और आमिर की अम्मी भी ये कह रही है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना लो, खाना ज़ाय मत करो। पानी का भी इसी तरह से हिसाब है। पानी आपको पीना है तो गिलास भर के आप लिए हैं तो गिलास भर के पानी पीजिए, लेकिन क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, आधा पीते हैं, आधा फेंक देते हैं।
इसी तरह अगर हर बच्चे ने पानी एक गिलास लिया, आधा पिया आधा फेंक दिया, तो तकरीबन आधा पानी वेस्ट हो गया। इस पानी को साफ करने में हुकूमत को कई सारी मेहनत से गुजरना पड़ता है और कई सारा पैसा लगता है। तो पानी के लिए भी आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी लेना चाहिए। अगर आपको प्यास की शिद्दत और महसूस होती है तो आप और लीजिए। इसी तरह खाना भी जो है जितनी ज़रूरत है उतना लो। अगर आपको महसूस होता है कि मुझे और खाने की हाजत है तो और थोड़ा ले लीजिए। तो यहाँ पर ये जो नाहिद और आमिर की अम्मी हमेशा कहती है। तो एक दिन आमिर ने पूछ ही लिया कि अम्मी आप हमेशा हमें रोज़ाना ऐसा क्यों कहती है। अम्मी ने कहा अच्छी चीज़ें ज़ाय क्यों करें, इसके अलावा जो ग़िज़ा खाने को मिलती है वो किस तरह तैयार होती है, इस ताल्लुक से सोचना चाहिए। मैं तुम्हें रोटी की कहानी सुनाती हूँ। तो अब बच्चे जो पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों कहते हैं आप हमेशा जितनी ज़रूरत है उतना खाओ, खाना ज़ाय मत करो। तो बच्चे ने जब आमिर ने पूछा तो माँ को समझाने लगी। अब बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो कहानियों के ज़रिए समझाया ना तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। अगर उनको डांट टपट के आप बोल देंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये माँ देखो बच्चे को रोटी की कहानी सुना रही। तो जो आमिर की अम्मी है वो अपने बारे में बता रही है रोटी की कहानी कि मेरे वालिद किसान है, यानी उनके नाना जो है आमिर के वो किसान है। स्कूल की गर्मा में छुट्टियां होते ही मैं छोटी थी तब हम वालिद के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत में जाते थे। उस वक्त खेती की मशक्क़त के काम थे। ट्रैक्टर को मुख्तलिफ औजार जोड़कर वालिद खेत में लगते। पहले खेत में हल के ढेले फोड़ते, ज़मीन की सतह हमवार करके इसे फसल बोने तैयार करते। इस तरह वो खेती के काम आते। तो खेत में अनाज उगाने के लिए बड़ी मुश्किलें जो है किसान को उठानी पड़ती है। एक तो तपती धूप होती है, तेज़ धूप होती है। उस तपती तेज़ धूप में जो है हल चलाना पड़ता था। अभी तो थोड़ा तरक्की होगी तो किसान जो एक ट्रैक्टर इस्तेमाल करें। तो ये आमिर की अम्मी बता रही कि मेरे वालिद जो है ट्रैक्टर पे मुझे ले जाते थे और ट्रैक्टर पर बैठ कर खेत में जाते थे और खेत में मशक्क़त के काम करने पड़ते थे। खेत में कोई भी काम आसान नहीं होता, बहुत मशक्क़त का काम होता है। तो ट्रैक्टर में मुख्तलिफ औजार जोड़ते हैं, फिर उसको खेत में जो है उसको चलाया जाता है। तो ये चलाना जो है हल चलाना जो है इसी तरह से होता था। और जब खेत में पूरी तरह से हल चल जाता तो उसके बाद जो मिट्टी होती थी, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे, फिर उसमें ढेले होते थे। फिर वो ढेलों को फोड़ना पड़ता है और फोड़ कर जो है ज़मीन की सतह को हमवार करना किया जाता है। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि इसके अंदर जब बीज डाली जाए तो पौधे को जो बीज को जो है उसमें से पौधा निकलने में आसानी होती है। अगर हम खेत में हल नहीं चलाएंगे तो ये ज़मीन जो है इतनी सख्त रहेगी, इसके अंदर बीज हम डालेंगे तो अनाज उगेगा नहीं, फसल उगेगी नहीं। इसलिए खेत में हल चलाते हैं ताकि ज़मीन भुरभुरी हो जाए। तो हल चलाने के बाद उसके बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं, उसको भी फोड़ना पड़ता है, नहीं तो फसल अच्छी नहीं तैयार होगी। तो ढेले फोड़ने के बाद जब पूरी तरह ज़मीन हमवार होती है फिर उसको जो है उसमें फसल बोने के लिए खेती तैयार होती है। और जब पूरी तरह खेती तैयार हो जाए तो फिर उसके अंदर फसल डाल की बीज जो डाली जाती है। फिर पहली बारिश होते ही गर्मा की वजह से तपती हुई ज़मीन से भाप निकलने लगती है, तब वालिद खेत में बाजरा बो देते हैं। तो इस तरह से खेत के काम होते हैं। कुछ दिनों में बाजरा के पौधे मिट्टी से ऊपर सर निकालते हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। बाजरे के साथ खेत में घास भी बढ़ती है जिसे निकालना पड़ता है। अब ये घास जो है ये हर जगह उग जाती है, जहाँ भी पानी मिलता है घास उग जाती है। इसको किसी बीज किसी फसल की जरूरत नहीं। तो जब बाजरे की जो पौधे जब बढ़ना शुरू होते हैं तो उसके आसपास घास भी बढ़ना शुरू होती है। घास बढ़ने से क्या होता है, बाजरे को जो खाद मिलना चाहिए, बाजरे को जो बढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए ज़मीन से, वो घास खा लेती है। इसलिए उस घास को निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना फसल बढ़ेगी नहीं। तो बाजरे के साथ खेत में घास भी बढ़ती है जिसे निकालना पड़ता है। इसके लिए वालिद मजदूर लगवाते हैं। मजदूरी का खर्च भी आता है, यानी कि घास में उसको घास को पूरे खेत में सुखाना आसान काम नहीं, तो कई मजदूर लगाने पड़ते हैं। मजदूर को अगर हम घास उखाड़ने का काम देंगे तो जाहिर सी बात है उनको मजदूरी भी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है काम खेती के होते हैं। बारिश के पानी से बाजरे के पौधे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो किसान जो है हमेशा बारिश का इंतज़ार करता है कि बारिश होगी और मेरे खेत में जो है अनाज उगेगा, फसल लहलहाएगी। तो जैसे जैसे बारिश होती है वैसे वैसे तेज़ी से ये पौधे बढ़ने लगते हैं। ऐसा ऐसा बाजरे के पौधे को भुट्टे लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे बाजरे का पौधा बड़ा होता है, बड़े होने के बाद उसके अंदर भुट्टे लगते हैं और इस भुट्टे के अंदर दाने लगते हैं। फिर इनमें दाने भरने लगते हैं, तब परिंदों के झुंड दानों को चुगने के लिए आना शुरू हो जाते हैं।
अब देखो पहले घास थी जो पौधे को बढ़ने नहीं दे रही थी, तो उस घास को निकालना पड़ा। अब जैसे पौधा बढ़ गया, उसमें भुट्टे लग गए, भुट्टे में दाने लग गए। तो परिंदे जो है वो तो मालूम है, तो सुबह सुबह निकलते हैं अपने अपनी ग़िज़ा के लिए, अपने पेट भरने के लिए निकलते हैं। अब जैसे हमको खेत नज़र आता है तो खेत में के दाने वो लोग खाना शुरू करते हैं। तो फिर उनको भगाने के लिए फिर गोफन फिराकर परिंदों को उड़ाना पड़ता है। गोफन जो एक रस्सी में, धागे में जो एक पत्थर बांधते हैं और उसको गोल गोल घुमाते हैं, वो पत्थर घूमते घूमते पूरे खेत में जाता है और परिंदे उड़ जाते हैं। तो इस तरह से फसलों को बचाने के लिए घास से फसल को बचाना पड़ता है, परिंदों से बचाना पड़ता है। दाने पूरी तरह भरने पर फिर कटाई करनी पड़ती है। जब पूरी तरह दाने भर गए, पौधा पूरा तैयार हो गया, फसल तैयार हो गई, तब उसको जो है खेत में से उसकी कटाई की जाती है। कटाई यानी खेत के पौधों में लगे तमाम भुट्टे काट कर जखीरा करना, यानी जिसमें जितने भी फसल में भुट्टे लगे उन सबको काट काट के एक जगह जमा किया जाता है। फसल वैसी है कि इसी भुट्टे को काट काट के अलग किया जाता है। बाद में गहना यानी मलनी करना और उसाई का अमल करना पड़ता है। तो ये सब स्टेप है, पहले बुआई, फिर उसके बाद कटाई, उसके बाद मलनी, फिर उसके बाद उसाई, ये सब स्टेप है। तो फसल उग गई, उसकी कटाई हो गई, उसके बाद मलनी और उसके बाद उसाई का अमल करना पड़ता है। तब भुट्टों से बाजरे के दाने हासिल होते हैं। यानी मलनी करने के बाद यानी इसको भुट्टों को जो है दाने अलग करना, फिर उसके बाद उसमें इसका भूसा अलग करना, दाने अलग करना, उसके बाद बाजरे के दाने हासिल होते हैं। नाहिद ने कहा कटाई मेरी समझ में आई, लेकिन गहना मलनी करना और उसाई यानी क्या? यानी बच्ची कहती है नाहिद कि भाई कटाई तो समझ में आ कि जो है बाजरे के भुट्टे जो है काट काट कर निकालेंगे, लेकिन ये मलनी क्या है, गहना और मलनी क्या है और उसाई क्या है? अम्मी ने कहा मैं जैसा कहूँ करके देखो, तब तुम्हारी समझ में आएगा। आगे की कहानी में मैं तुम्हें सुनाती हूँ। आइए ये करके देखिए। आधा टोकरा सूखी मूंगफली लीजिए, उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कीजिए। एक हिस्से की मूंगफली के दाने हाथ से छीलकर निकालिए। हाथ के जरिए फलियां छीलने में कितना वक्त लगा? दूसरे हिस्से की मूंगफली एक कपड़े की थैली में बांधिए, फिर इस पर पट्टा फेरिए या लकड़ी से सर्व लगाइए। बाद में थैली को खोलकर मूंगफली सूप में डालकर देखिए अब आपको क्या नजर आता है। तो जैसा कि माँ ने उनको समझाने के लिए क्या किया, आधा टोकरी जो है सूखी मूंगफली ले ली और उसके दो हिस्से किए। एक हिस्से को जो है हाथों से छील कर मूंगफली अलग करने के लिए कहा गया, और दूसरे जो हिस्सा मूंगफली का उसको क्या किया, एक थैली में डाले, उसके ऊपर बट्टा फिरा के या तो फिर लकड़ी से उसको जोर जोर से मारा गया और बाद में थैली खोल दिया। तो मूंगफली थैली खोलने के बाद फिर इसकी मूंगफली को सूप में डालकर अब बताओ अब जो है इसमें आपको क्या नजर आता है, ये पूछती उसकी अम्मी। तो हामिद कहता है सूप में ली हुई मूंगफली फूट गई, कई मूंगफलियों में से दाने बाहर आए। तो जो दूसरा हिस्सा था जिसको थैली में बांध कर मारा गया, सर्ब लगाई गई, उसमें की जो मूंगफली थी सूप में डाली गई, तो मूंगफली फूटी हुई थी और सारे मूंगफली के दाने बाहर आ गए। फिर अम्मी कहती ये मूंगफली की एक किस्म मलनी होगी। अब मूंगफली को पछोड़ो और क्या होता देखिए। यानी इन्होंने बताया कि अगर हाथ से हम लोग दाने अलग करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा और कुछ दाने रह जाएंगे, लेकिन अगर हम उसको एक थैली में बांध कर उस पर जोर से मारेंगे तो जो मूंगफली है वो फटेगी और उसके दाने बाहर आ जाएंगे। फिर सूप में डालेंगे, उसको पछोड़ेंगे तो सारे जो मूंगफली के छिलके उड़ जाएंगे और दाने जो है सूप के अंदर रह जाएंगे। तो ये जो थैली में डालकर मारा गया इसको कहते हैं मलनी, ठीक है। और उसके बाद सूप में मूंगफली को डाल के पछोड़े, तो पछोड़ने से क्या हुआ, फूटी मूंगफली के छिलके सूप में से नीचे गिर गए या हवा से उड़ गए और जितने भी दाने थे वो सूप में रह गए। इसको कहते हैं